हेलो एवरीवन। अभी हम यूसन जीके से मॉडर्न इंडिया का मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स देखेंगे। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स को मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी बोलते हैं। ये सब इसी के नाम है। लॉर्ड मिंटो सेकंड कौन थे? लॉर्ड मिंटो जो यहाँ पे वो लॉर्ड मिंटो सेकंड है, वो थे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कैलकाटा में। और लॉर्ड मॉर्ले कौन है? लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, जो लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, जो इंडियन डिपार्टमेंट है, इंडिया की जो कॉलोनी है उसको मैनेज करने के लिए जो डिपार्टमेंट है लंदन में, उसके ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब हम बात करते हैं कॉजेज बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। कांग्रेस के अंदर ही दो पार्ट्स आ गए थे, एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेट। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनको ब्रिटिशर्स ने नाम दिया है रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट। उनकी जो एक्टिविटीज थी वो बढ़ती जा रही थी और पिछले 150 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की जा रही थी। और एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए ही ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें मॉडरेट की बात सुननी चाहिए और उनकी कुछ डिमांड्स पूरी करने के लिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए गए। नेक्स्ट रीजन ये है कि गवर्नमेंट चाहती थी कि मुस्लिम्स हिंदू के अगेंस्ट में हो जाए और वो अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को और आगे बढ़ा सके। शिमला डेपुटेशन एक ग्रुप है एलीट मुस्लिम्स का। ये लोग मिले लॉर्ड मिंटो से, किसके नेतृत्व में? आगा खान। आगा खान कौन है? ये वही है जो फाउंडर है ना मुस्लिम लीग के, आगा खान ये वही है। ये मिले थे लॉर्ड मिंटो से 1906 में और इन्होंने बोला जो मुस्लिम जो सेक्ट है उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है और इसीलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड। उस टाइम मुस्लिम्स का पॉपुलेशन था 20%। और अगर मुस्लिम्स अपने नॉमिनेशन या इलेक्शंस में खड़े भी होते तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था अपनी प्रॉब्लम्स रखने का, क्योंकि एज वो माइनॉरिटी में है तो उन्हें चांसेस कम मिलेंगे अगर 100% पॉपुलेशन के रेशो में देखा जाए तो। और इसी कारण वो जो अपने सेक्ट की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा। और इसी वजह से सेपरेट इलेक्ट की डिमांड की गई। और शिमला डेपुटेशन का ही एक पार्ट था जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी। और ऐसा बोलते हैं कि लॉर्ड मिंटो जो थे उन्होंने आइडिया दिया था कि मुस्लिम लीग पार्टी आप लोगों का एक होना चाहिए, मतलब एक पार्टी होना चाहिए आप लोगों का। और उन्हीं की बातों में आके आगा खान ने मुस्लिम लीग बनाई। और ये जो नया ऑर्गेनाइजेशन था ये ब्रिटिश एम्पायर को लेके बहुत लॉयल था और इसीलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि मुस्लिम्स को खुश रखे और उनकी थोड़ी बहुत डिमांड्स पूरी कर दे ताकि वो कांग्रेस से दूर रहे। मतलब मुस्लिम इंटेलिजेंट लोग जो है वो कांग्रेस से थोड़ा सा दूरी बनाए रखे। वही डिवाइड एंड रूल वाला फंडा। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट प्रोविजंस इस एक्ट के। सेंट्रल लेजिस्लेटर और प्रोविंशियल लेजिस्लेटर का जो साइज था और फंक्शन थे उनको इंक्रीज कर दिया गया था। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटर की बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनको बढ़ा दिया था, 16 से 60 कर दिया गया था। अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए थे? 60 प्लस 9। 9 कौन कौन से मेंबर्स होंगे उसमें? 8 तो 9 जो है वो एग्जीक्यूटिव है, तो 8 तो एग्जीक्यूटिव हो गए प्लस एक वाइसरॉय होगा। अब इनमें से जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो होंगे 27। और जो ये इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे। और बाकी जो 33 है नीचे, ये जो है 28 प्लस 5, ये 33 नॉमिनेटेड मेंबर्स है। उसमें से 28 तो ऑफिशियल्स होंगे, मतलब ये लोग डायरेक्टली वॉइसरॉय इलेक्ट करेगा 28 ऑफिशियल्स। और 5 जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है ये भी वॉइसरॉय इलेक्ट करेगा, बट ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो होंगे वो भारतीय होंगे। और ये जो 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे ये हमेशा इंग्लिश की साइड लेंगे, ब्रिटिश क्राउन को लेके लॉयल होंगे। तो अब हम देखें तो 28 प्लस 5 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, ये 33, ये हमेशा एक मेजोरिटी पोर्शन बनाएंगे और जो इलेक्टेड मेंबर्स जो इंडियंस है वो एक्चुअल में 27 रहेंगे और ये एक माइनॉरिटी में रहेंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेंटर और प्रोविंस की, उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स बनाए गए हैं। तो पहला कैटेगरी होगा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पद के कारण। तो पद के कारण जिन लोगों को मेंबरशिप बनेगी मिलेगी, जैसे गवर्नर जनरल है या मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो कोई एक पर्सन नहीं
उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, बट क्योंकि वो गवर्नर जनरल है तो उसको वो पोस्ट मिलेगी, या मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल है तो उसको वो पोस्ट मिलेगी। तो ये होगा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स। ये होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल जिनको गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेंगे। फिर नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर, तो ये वो वाले मेंबर्स है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है लेकिन इनको भी गवर्नर जनरल ही नॉमिनेट कर रहा है। नेक्स्ट होगा इलेक्टेड मेंबर्स। ये अलग अलग कैटेगरीज में इलेक्शन होगा इंडियंस का, और ये होगा बेस्ड ऑन डिफरेंट क्लास कम्युनिटी। अब हम देखते हैं ये जो एक्ट है इसने मेंबर्स को एक पावर दिया कि वो डिस्कस कर सके रिगार्डिंग बजट और दूसरे जो रेजोल्यूशन है, और वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब पहले पूछा क्वेश्चन और उसका आंसर अगर मिला और वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर से वो आंसर के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछ सकते थे। ये इनको परमिशन मिला था, लेकिन जो गवर्नर जनरल था उसके पास अभी भी पावर था कि वो किसी भी डिस्कशन को डिसअलाउ कर सकता है। वो बोल सकता है नहीं, इस बात पर डिस्कशन नहीं करना, तो फिर उस बात पे डिस्कशन नहीं होगा। इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ने एक काउंसिल बनाया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बंगाल के लिए, और उसके सबसे पहले जो इंडियन मेंबर थे वो थे सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा पहले इंडियन थे जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने थे। यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट का जो इंट्रोडक्शन था वो हुआ। मुस्लिम्स को फेवर करने के लिए उनका ऐसा बोला गया कि मुस्लिम्स को फेवर करने के लिए क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन डिसप्रपोर्शनेट है उनकी पॉपुलेशन के लिए, एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम है वो मुस्लिम को वोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है और वहां पे दोनों वर्ग के लोग हैं, मतलब अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, लेकिन हम क्या करेंगे एक पर्टिकुलर रिलीजन या एथनिसिटी को बोलेंगे कि आप लोग ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और आप ही लोग वोट कर सकते हैं, बाकी सब लोगों का कुछ रोल नहीं है वहां पे। तो ये था कम्युनल इलेक्टोरेट और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। इस एक्ट ने इंडियंस को अलाउ किया या इंक्लूड किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और जो नंबर था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का बॉम्बे और मद्रास में उसको 4 कर दिया गया बढ़ा के। तो हमने अभी बात किया था कि सबसे पहले इंडियन मेंबर कौन थे जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, वो थे सत्येंद्र सिन्हा। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया चेंबर ऑफ कॉमर्स को। चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या है, जो बड़े व्यापारियों का जो संघ है उसे चेंबर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज को, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन को और लैंड होल्डर्स को। इंडियंस को पहली बार परमिशन दी गई कि वो मेंबर बन सके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अब हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें अगर एक्ट ऑफ 1909 की, तो क्या होंगे। कम्युनिटी जैसे सिख्स और एंग्लो इंडियंस हैं, उन्होंने भी डिमांड करने लगे कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि क्योंकि मुस्लिम्स का जो ब्रिटिश वॉर्स है या हम कह सकते हैं आर्मी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, इसलिए हम उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं। तो उसी वजह से दूसरे जैसे सिक्स ने भी ये डिमांड करना चालू कर दिया, क्योंकि अगर हम 1857 की वॉर देखें तो जो सिख बटालियन थी वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का। तो उन्होंने बोला हमने भी तो आपका इतना सपोर्ट किया है तो आप हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे, और उस कारण ये डिमांड कम्युनिटीज के बेसिस पे और बढ़ने लगी। तो 1909 का जो एक्ट है उसने जो इंडियन प्रॉब्लम क्या थी, स्वराज चाहिए था इंडियंस को, उसका तो कुछ पॉलिटिकल सोल्यूशन दिया नहीं। और इनफैक्ट अगर हम वो मेजोरिटी की बात करें तो नॉन ऑफिशियल इंडियन मेजोरिटी थी, वो नलीफाई हो जा रही थी, मतलब वो कहने की रह गई थी, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल कैटेगरी के जो मेंबर्स थे वो हमेशा गवर्नमेंट की साइड लेंगे, जो हमने पहले बात किया था। तो इस कारण वो कहने को ही सिर्फ इनको मेजोरिटी दी गई थी, लेकिन एक्चुअल मेजोरिटी अभी भी ब्रिटिशर्स के पास थी। ये तो नेगेटिव्स हुए। अब हम पॉजिटिव्स की बात करें तो इस एक्ट के बाद इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन था लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रोविंशियल लेवल पे स्पेशली बहुत बढ़ गया था। और अगर हम एक और बात देखें तो ये फर्स्ट टाइम था कि एक इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, भले ही इनडायरेक्ट इलेक्शंस है बट एक प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो इलेक्टोरेट प्रिंसिपल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसी के कारण हम कह सकते हैं हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका ग्राउंड वर्क वहां से चालू हुआ था।